का पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सबसे अधिक शिक्षित, ज्ञान के प्रति जिज्ञासु, तर्कशास्त्र, दर्शन, गणित, ज्योतिष विद्या, पदार्थ विज्ञान, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विद्याओं का जानकार था। इसके अतिरिक्त वह फारसी, तुर्की और अरबी भाषा का भी विद्वान था। धर्म के मामले में वो तार्किक बुद्धिवादी था। राजत्व के क्षेत्र में वो बलबन की भांति सुल्तान को ईश्वर की प्रतिछाया मानता था। अपने इस विचार को उसने सिक्कों पर भी अंकित कराया था। अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह तथा सुल्तान की सत्ता को निरंकुश बनाया। उच्च वंशीय अहंकारी अमीर वर्ग को प्रभावहीन बनाने के लिए नवीन वर्ग का गठन किया जो निम्न और साधारण वर्ग के थे। अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद तुगलक ने भी उलेमा वर्ग के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई तथा उनका राजनीति में हस्तक्षेप रोक दिया। धर्माचरण के लिए उसने तर्क को आधार बनाया। सुल्तान पद की गरिमा तथा उसकी शक्ति को जनसाधारण भी समझे, इसके लिए उसने अपने द्वारा चढ़ाए गए चांदी के सिक्कों पर इस प्रकार के वाक्य अंकित कराए। संप्रभुता प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाती, बल्कि चुने हुए व्यक्ति को प्रदान की जाती है। जो सुल्तान की आज्ञा का पालन करता है वह सत्य रूप में ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। सुल्तान ईश्वर की एक प्रतिछाया है और ईश्वर सुल्तान का समर्थक। मोहम्मद बिन तुगलक परिश्रमी तथा मौलिक कल्पनाशील सुल्तान था। अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों तथा योजनाओं के लिए इतिहास में प्रसिद्ध था। अनेकों कारणों से उसके द्वारा चलाई गई योजनाएं असफल हो गई तथा उसे संकटों का सामना करना पड़ा। तुगलक के समकालीन इतिहासकार बर्नी ने सुल्तान की 5 योजनाओं को महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया है, जिनमें दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का चलन, खुरासान विजय योजना और कारचल अभियान। दोआब में कर वृद्धि। शासन के प्रारंभ में ही सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि कर दी। तत्कालीन इतिहासकारों ने इस वृद्धि की कटु आलोचना की, लेकिन किसी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि वृद्धि के क्या कारण थे और कितनी वृद्धि की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तान का उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना था। संभव है कि राज्यारोहण के पश्चात सुल्तान ने जो धन उदारता पूर्वक अपने समर्थकों में बांटा था, उससे उसका राजकोष रिक्त हो गया था। वृद्धि के संबंध में संभवतः जो कारण थे, उनमें एक कारण यह भी था कि सुल्तान दोआब के लोगों को दंडित करना चाहता था, क्योंकि सुल्तान को संदेह था कि दोआब के हिंदुओं ने मंगोलों को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण रिक्त राजकोष को भरना था, जिसके लिए उसने उन प्रदेशों पर अधिक कर भार लगाने की योजना बनाई जो उपजाऊ थे। इसके विपरीत उन पर कम कर भार रखना चाहा जो कम उपजाऊ थे। इस विषय में बर्नी लिखता है कि सुल्तान के दिल में यह बात आई कि दोआब के मध्य की विलायत का खिराज एक स्थान पर 10 और 20 लेना चाहिए। सुल्तान की उपयुक्त योजना को कार्यान्वित कराने में कुछ और कठोर अववाद भी जारी कर दिए गए। कुछ नवीन कर भी लागू कर दिए गए, जिनके फलस्वरूप प्रजा की कमर टूट गई। गंगा और यमुना का दोआब उपजाऊ क्षेत्र था और सुल्तान द्वारा कर वृद्धि का प्रयोग करना उपयुक्त था, लेकिन सुल्तान ने कितनी कर वृद्धि की यह स्पष्ट नहीं है। तारीख मुबारक शाही से ज्ञात होता है कि यह वृद्धि अतिरिक्त
अववाद लगाकर की गई थी, लेकिन बर्नी ने इस प्रकार के अववादों का कोई उल्लेख नहीं किया था। सुल्तान ने गौ पर और चराई पर कर लगाया था, जिसके लिए पशुओं पर दाग के चिन्ह लगाए गए थे। मुबारक शाही लिखता है कि संकट का कारण करों का लगाना नहीं, अपितु इनका कठोरता से वसूल किया जाना था। योजना की असफलता। जिस समय यह नीति लागू की जा रही थी, उस वक्त दोआब में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। किसानों की दशा दयनीय हो गई और वह कर देने की स्थिति में नहीं थे। राजस्व अधिकारियों ने कठोरता से कर वसूलने का प्रयास किया और कृषक कृषि छोड़कर लूटमार में लग गए। सुल्तान ने कठोरता के साथ किसानों का दमन किया, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। सुल्तान ने स्वयं सैनिक अभियान चलाया और बरन, डलमो और कन्नौज में स्थिति अत्यंत खराब हो गई। वस्तु स्थिति का ज्ञात होने पर सुल्तान ने राजस्व संग्रह पर रोक लगा दी और अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाई। किसानों को ऋण दिए गए, सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए गए, जिससे किसान फिर से खेती कर सके। अन्न वितरण की भी व्यवस्था कराई गई, लेकिन दोआब उजड़ चुका था। लाखों व्यक्ति भूख से मर गए थे और वर्षों तक दोआब में कृषि की दशा खराब रही। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इस संबंध में लिखते हैं कि सुल्तान प्रजा में अप्रिय हो गया तथा उसकी नीतियों से असंतोष में वृद्धि हुई। असफलता के कारण। सुल्तान द्वारा योजना का क्रियान्वयन अकाल की स्थिति में किया गया, जिसकी वजह से उस असफलता का मुंह देखना पड़ा। राजस्व अधिकारियों ने सुल्तान को वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं कराया तथा कर को वसूलने में कठोरता की नीति का पालन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाद के इन करों को हटा दिया था, क्योंकि लोग इसका विरोध करने लगे थे, लेकिन करों को दोबारा लगाना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं था। दूसरी योजना है राजधानी परिवर्तन। सुल्तान के सबसे विवादास्पद कार्य राजधानी परिवर्तन था। राजधानी परिवर्तन के कारणों पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। जहां एक और बर्नी लिखता है कि सुल्तान ने देवगिरी को दारुल मुल्क बनाया, क्योंकि उसका विचार था कि यह स्थान सुल्तान के केंद्र में स्थित है। यह स्थान सल्तनत के केंद्र में स्थित है और दिल्ली, गुजरात, लखनौती, गांव, सोनार गांव, पिलंग, माबर, द्वार समुद्र और कंपिल से समान दूरी पर है। बर्नी के इस कथन से स्पष्ट होता है कि सुल्तान चाहता था कि राजधानी साम्राज्य के केंद्र में हो, जहां से सभी प्रांत समान दूरी पर हों, क्योंकि दिल्ली से दक्षिण एक सुदूर दक्षिण तक नियंत्रण और निरीक्षण करना एक दूसरा कार्य था। इसलिए सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया, जिसको उसने बाद में दौलताबाद नाम दिया। इसी संबंध में डॉक्टर मेहंदी हसन लिखते हैं कि दक्षिण में इस्लामी संस्कृति के केंद्र स्थापित करने के लिए तथा मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के विकास के लिए राजधानी में परिवर्तन किया गया। इसी संबंध में प्रोफेसर हबीब लिखते हैं कि दक्षिण की विजय के उपरांत आवश्यक था कि इस्लामिक सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का एक केंद्र दक्षिण में स्थापित किया जाए। देवगिरी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक श्रेष्ठ सामाजिक और आर्थिक केंद्र था। दिल्ली उत्तर पश्चिमी सीमा के अधिक निकट थी और उस पर मंगोलों के आक्रमण का भय सदैव बना रहता था। देवगिरी ऐसे आक्रमणों से सुरक्षित था। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने यह भी अनुमान लगाया होगा कि दक्षिण भारत इतना धन संपन्न है कि उसके निकट रहकर ही उसके साधनों का ठीक प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर खालिद अहमद निजामी भी मानते हैं
कि सुल्तान ने दक्षिण राजधानी की योजना पर गंभीर से विचार किया था। ये कोई आकस्मिक प्रयोग नहीं था। आधुनिक शोधों से भी यह ज्ञात हो चुका है कि सुल्तान का उद्देश्य दक्षिण में द्वितीय राजधानी बनाना था और वह दिल्ली के स्तर व स्वरूप को बनाए रखना चाहता था। योजना का क्रियान्वयन। यद्यपि दिल्ली से दौलताबाद तक 700 मील की यात्रा के लिए सुल्तान ने मार्ग का निर्माण कराया, स्थान स्थान पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, आवश्यक वस्तुओं के बाजार लगाए, दौलताबाद जाने वाले अधिकारियों, व्यापारियों और सामान्य लोगों को राजकोष से धन दिया जिससे दौलताबाद में वो अपना घर बना सके। यातायात और डाक की व्यवस्था की, साथ ही सुल्तान ने उन लोगों को दिल्ली के मकानों का मुआवजा भी दिया और दौलताबाद में भी भवनों का निर्माण कराया। लेकिन सुल्तान की ये योजना भी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद जाते समय रास्ते में भीषण गर्मी के समय से कई लोग मारे गए और जो लोग दौलताबाद पहुंच गए थे उन्हें भी अपने घर की याद सताने लगी और जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिस कारण 2 वर्ष के पश्चात स्वयं सुल्तान ने भी दौलताबाद से वापस दिल्ली की ओर कूच किया। इस संबंध में बर्नी और इब्न बतूता कहते हैं कि सुल्तान ने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद जाने का आदेश दिया था। बर्नी लिखता है कि दिल्ली बर्बाद हो गई, शहर की इमारतें, उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली अथवा कुत्ता भी दिखाई नहीं देता था। इसी संबंध में इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के आदेश पर खोज करने से गुलामों को एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति मिल गया। लंगड़े को मार दिया गया तथा अंधे को घसीटकर दौलताबाद ले जाया गया, जहां केवल उसकी एक टांग ही पहुंच सकी। योजना की असफलता के विषय में बर्नी लिखता है कि सुल्तान ने इस परिवर्तन में के बारे में किसी से परामर्श नहीं किया, इससे उत्पन्न लाभ एवं हानि पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। इसी संबंध में डॉक्टर एस.एल. श्रीवास्तव लिखते हैं कि सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन करते समय 2 भूलें की। प्रथम, दौलताबाद राजधानी बनाने के लिए अनुपयुक्त स्थान था। द्वितीय, उसके परिवर्तन का तरीका दोषपूर्ण था। उसे केवल दरबार को ही दौलताबाद ले जाना था, शेष लोग अनुसरण करते हुए स्वयं वहां पहुंच जाते। राजधानी परिवर्तन ग्रीष्म ऋतु में किया गया था। गर्मी तथा मार्ग की कठिनाइयों से लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। योजना की असफलता के मूल में राज्य के अधिकारियों का भी असहयोग विद्यमान था। यद्यपि इस योजना के फलस्वरूप दौलताबाद राजधानी के रूप में तो नहीं बच सका, लेकिन दिल्ली आंशिक रूप से दोबारा बस गई। आवागमन के साधनों के विकसित करने से उत्तर और दक्षिण भारत एक दूसरे के निकट आ गए। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया आरंभ हुई। लेकिन डॉक्टर लेनपुल लिखते हैं कि दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था। तीसरी योजना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद तुगलक ने मुद्रा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सुधार किए। इनमें सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण था। उसने मुद्राओं के अपेक्षित मूल्यों का निश्चित किया, मुद्राओं को सुंदर रूप दिया, उन पर सुरुचिपूर्ण आयतें अंकित कराई और एक नई मुद्रा 2 कानी प्रचलन में लाई। उसने स्वर्ण टंका और चांदी के टंके का अनुपातिक मूल्य निश्चित करने के लिए स्वर्ण टंके का भार 175 ग्रेन के स्थान पर 200 ग्रेन कर दिया, जिसे दीनार कहा जाता था। उसने 140 ग्रेन का चांदी का टंका चलाया, जिसे अदली कहा जाता था।
1332 में ईस्वी में उसने स्वर्ण टंके का भार पुनः 175 ग्रेन कर दिया। इस प्रकार मुद्राओं के बार बार प्रचलन और उसमें हेर फेर करने के वजह से एडवर्ड थॉमस ने सुल्तान को सिक्के ढालने वालों में राजकुमार कहा। सांकेतिक मुद्रा जारी करने के उद्देश्य के विषय में बर्नी लिखता है कि सुल्तान महत्वाकांक्षी था और अपनी विजय योजनाओं को पूरी करने के लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। इसके लिए उसके अतिरिक्त उसने भारी मात्रा में अपने राज्यारोहण के पश्चात जो अपने संबंधियों और अपने सहयोगियों को उपहार दिए थे, उससे उसका राजकोष रिक्त हो गया था। अतः उसकी पूर्ति करने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। लेकिन बर्नी का यह कथन सत्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि सुल्तान ने समस्त सांकेतिक मुद्राओं को लेकर उनके बदले स्वर्ण और रजत की मुद्राएं आवाम को प्रदान की थी, जिससे सिद्ध होता है कि सुल्तान का राजकोष रिक्त नहीं था। डॉक्टर एस.एल. श्रीवास्तव इसके कई कारण बताते हैं। प्रथम, राजकोष में बहुमूल्य धातुओं का अभाव था, क्योंकि युद्धों, विद्रोहों तथा खर्चली शासन संबंधी प्रयोगों के कारण वह खाली हो चुका था। द्वितीय, दुर्भिक्ष तथा दोआब की कठोर नीति के कारण सुल्तान की आय में कमी हो गई थी। तृतीय, सुल्तान भारत के दूरस्थ प्रांतों तथा बाह्य देशों को जीतने के उद्देश्य से अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहता था। चतुर्थ, मोहम्मद को नए प्रयोगों का बहुत शौक था। वह भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय रचना चाहता था। पांचवें, इस विषय में उसे चीनी तथा ईरानी शासकों से प्रेरणा मिली थी, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में अपने देश में सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। बदायूनी भी सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को राजकोष की रिक्तता के रूप में स्वीकार करते हैं। बदायूनी का कहना है कि दोआब के अकाल तथा सुल्तान की अपव्यय नीति के कारण राजकोष रिक्त हो गया था, जिसके फलस्वरूप सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को चलाया। सांकेतिक मुद्रा का क्रियान्वयन। सुल्तान ने आदेश दिया कि तांबे और कांसे की मुद्रा को चांदी के टंके के स्थान पर स्वीकार किया जाए। सुल्तान ने टकसाल पर राजकीय एकाधिकार नहीं रखा। सिक्के की बनावट और डिजाइन ऐसी थी कि साधारण लोग भी वैसे सिक्के बना सकते थे। इससे बाजार में जाली सिक्कों की भरमार हो गई। अपने संकीर्ण दृष्टिकोण में बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया और प्रांतों के निवासियों ने लाखों करोड़ों के सिक्के बना डाले। उन्हीं से राजस्व चुकाते थे। घोड़े व अस्त्र शस्त्र का एवं अन्य प्रकार की सुंदर वस्तुओं को खरीदते थे। बर्नी का वर्णन उसके दुराग्रह से प्रतीत होता है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रलोभन से हिंदुओं ने जाली सिक्के बनाए, उसी प्रलोभन से मुसलमानों ने भी जाली सिक्के बनाए थे। इन जाली सिक्कों से कि बाजार में इतनी संख्या बढ़ गई कि समस्त आर्थिक जीवन ठप हो गया। इस संकट के कारण बाध्य होकर सुल्तान ने आदेश दिया कि तांबे के सिक्कों को वापस कर दिया जाए और राजकोष से उसके स्थान पर स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली जाए। बर्नी लिखता है कि तुगलकाबाद में टंकों के ढेर पर्वत के समान लग गए और खजाना खाली हो गया। सुल्तान का कार्य राज्य की प्रतिष्ठा तथा जन कल्याण की भावना से प्रेरित था। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि राज्य में कोई भी आर्थिक संकट नहीं था। असफलता के कारण यद्यपि इस योजना के पीछे सुल्तान की व्यावहारिकता एवं दूरदर्शिता प्रकट होती है, लेकिन फिर भी यह
योजना असफल हुई। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जिसमें प्रथम है सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण नहीं रखा, जिससे लोगों ने आसानी से जाली मुद्राएं बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। एडवर्ड थॉमस लिखते हैं कि सुल्तान ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे राजकीय टकसाल के सिक्के साधारणतः कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए निजी सिक्कों का अंतर मालूम किया जा सके। चीन में कागज के नोटों को अनुसरण रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, किंतु मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्कों की असलियत जांचने के लिए कोई उपाय नहीं किया था और ना साधारण जनता द्वारा जाली सिक्के बनाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध था। उसने जाली सिक्के बनाने वालों को दंड देने की भी कोई व्यवस्था नहीं की थी। द्वितीय, सांकेतिक मुद्रा की सफलता के लिए आवश्यक था कि सुल्तान इसके लिए जनता को प्रशिक्षित करता। इसकी सफलता के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से सुल्तान ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया और उसमें धैर्य का नितांत अभाव था। तृतीय, योजना की असफलता का कारण जनता का पिछलापन एवं उनकी अज्ञानता थी। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद लिखते हैं कि उस युग की सामान्य जनता के लिए पीतल पीतल था, तांबा तांबा था। राज्य की आवश्यकताएं कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसकी उसे चिंता नहीं थी। चतुर्थ, सुल्तान को अपने अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला, क्योंकि सुल्तान की योजनाओं में उन्हें विश्वास नहीं था। इस स्थिति के लिए भी स्वयं सुल्तान उत्तरदायी था, क्योंकि उसने योजना के विषय में अपने अमीरों एवं अधिकारियों से कोई भी विचार विमर्श नहीं किया था। इसके अतिरिक्त खुरासन विजय योजना को भी बर्नी मोहम्मद तुगलक की अदूरदर्शिता की योजना मानता है। बर्नी लिखता है कि खुरासन विजय योजना तरमाशीन मंगोल के साथ मैत्री संबंध का परिणाम थी, जिसमें मोहम्मद तुगलक तरमाशीन तथा मिस्र के सुल्तान का खुरासन के सुल्तान अब्दुल सैयद के विरुद्ध बनाया गया अभियान था। किंतु जब भारतीय सेना तैयार हुई तो ट्रांस ऑक्सियाना में राजनीतिक खलबली होने से तरमाशबीन को शासक पद से हटा दिया गया। परिणामतः अभियान स्थगित करना पड़ा। बर्नी लिखता है कि सुल्तान ने खुरासान और इराक की विजय के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशेष सेना संगठित की। इसके गठन पर मुक्त हस्त से धन व्यय किया और 1 वर्ष का अग्रिम वेतन उन्हें दे दिया गया, लेकिन अभियान नहीं होने से सारा धन व्यर्थ चला गया। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि यह योजना आरंभ से ही अव्यवहारिक एवं अदूरदर्शी थी। सुल्तान ने आरंभ से ही भौगोलिक दूरी, यातायात की कठिनाई, मार्ग में लड़ाकू जातियों के बारे में विचार नहीं किया, जबकि सुल्तान स्वयं अच्छी स्थिति में नहीं था और दोआब के अकाल के कारण त्राही त्राही मची हुई थी। केवल तरमाशीन के आश्वासन पर इतने दूरस्थ प्रदेश में अभियान करना बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं था। लेकिन इसी संबंध में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बताते हैं कि ईश्वर योजना का त्यागना सुल्तान की बुद्धिमत्ता का सूचक है। सुल्तान की स्थिति की बहुत आलोचना की गई, किंतु इतनी आलोचना के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि उसकी यह नीति तर्कसंगत थी। कराचल अभियान। बर्नी के अनुसार सुल्तान मोहम्मद की महत्वपूर्ण योजना कराचल अभियान या कराचल विजय खुरासान और ट्रांस ऑक्सियान से ही संबंधित थी। वो कहता है कि खुरासान की विजय को सफल करने के लिए सुल्तान ने कराचल योजना बनाई थी। बर्नी के अनुसार कराचल
भारत और चीन के मध्य स्थित था। इब्न बतूता लिखता है कि कराचल पहाड़ दिल्ली से 10 मील दूर स्थित था। फरिश्ता के अनुसार कराचल हिमाचल तथा चीन के मध्य का प्रदेश था, जिसे सुल्तान जीतना चाहता था और उसका उद्देश्य चीन पर भी विजय प्राप्त करना था। कराचल के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। गार्डन ब्राउन के अनुसार यह मध्य हिमालय कुल्लू का कांगड़ा क्षेत्र था तथा मेहदी हसन ने इसे गढ़वाल कुमायूं का प्रदेश माना। हिमालय की तराई में यह सुरक्षित हिंदू राज्य था और अभी तक तुर्क आक्रमणों से सुरक्षित था। सुल्तान का उद्देश्य चीन या तिब्बत में पर आक्रमण करना नहीं था, अपितु तराई के हिंदू राजाओं को अपनी प्रभुसत्ता के अंतर्गत लाना था। सुल्तान ने कराचल के विरुद्ध 10,000 सैनिकों को अपने भांजे खुसरो मलिक के सेनापतित्व में भेजा। प्रारंभ में इस सेना को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन बाद में पहाड़ों की चढ़ाई तथा अन्य कठिनाइयों के कारण भीषण हानि उठानी पड़ी। वर्षा और बीमारी से भी सेना को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ा। लौटती हुई सेना पर पहाड़ी लोगों ने आक्रमण कर दिया, जिससे शेष सेना नष्ट हो गई। बर्नी के अनुसार 10,000 सिपाहियों में से सिर्फ 10 सवार ही वापस जीवित बचकर आ सके। इस असफलता के बाद भी सुल्तान का उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि कराचल के राजा ने सुल्तान को खिराज देना स्वीकार कर लिया था और उनकी भूमि जो तराई में थी उस पर सुल्तान की आज्ञा के बिना कृषि नहीं कर सकते थे। इस प्रकार इन समस्त घटनाचक्र से यह सिद्ध होता है कि मोहम्मद तुगलक यद्यपि एक शिक्षित विद्वान मौलिक योजना के क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटना चक्र उपस्थित हो जाता था कि उसकी बनाई हुई योजनाएं सफल नहीं हो पाती थी। उसकी बनाई हुई योजनाओं की असफलता के पीछे उसके स्वयं के अंदर धैर्य की कमी, उसकी दूरदर्शिता, अपने अमीरों अधिकारियों पर उसका अविश्वास एवं उस योजना के लाभ और हानि के विषय में विचार किए बिना ही योजना का क्रियान्वयन कर देना योजना की असफलता में शामिल होता था। यद्यपि जितनी भी योजनाएं उसने बनाई उसके पीछे एक उद्देश्य था। जिस प्रकार दोआब में कर वृद्धि के पीछे उन व्यक्तियों को, उन प्रांतों को कर मुक्त करना या उन पर कम कर लगाना था जहां पर उपज कम होती थी, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए इस योजना को उस समय लागू किया गया जबकि दोआब में अकाल पड़ा हुआ था। इसी तरह से राजधानी परिवर्तन भी अपने आप में उसके एक दूरदर्शिता का परिणाम थी, जिससे वो ऐसे स्थान पर राजधानी बनाना चाहता था जो साम्राज्य के केंद्र में हो, ताकि वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर अपना समान रूप से अधिकार रख पाए। लेकिन राजधानी परिवर्तन में भी उसने दूरदर्शिता का परिचय दिया। जब उसने दिल्ली के निवासियों को देवगिरी जाने का आदेश दिया, तो इसके विपरीत वो दिल्ली के निवासियों को वहीं रहने देता, सिर्फ राजधानी को दौलताबाद ले जाता और वहीं के निवासियों को वहां के लिए जोड़ देता। लेकिन दिल्ली के निवासियों को साजो सामान के साथ दौलताबाद ले जाना, और वो भी गर्मी के मौसम में, जो उसकी अदूरदर्शिता का परिचायक था। और स्वयं भी बाद में चलकर खुद उसे ये महसूस हुआ कि मेरे द्वारा कराया गया कार्य गलत और विवेकपूर्ण है,
और 2 साल बाद स्वयं भी वो वापस आ गया। इसी तरह से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी उसने इसीलिए किया था ताकि राजकोष जो खाली हो चुका है वो स्वर्ण और चांदी की मुद्राओं से भरा रहे और आम प्रचलन में तांबे की मुद्रा प्रचलित हो जाए और राजकोष में कोई भी कमी न आने पाए। लेकिन यहाँ पर भी वो अपनी अदूरदर्शिता की वजह से असफल हो गया, क्योंकि उसने सांकेतिक मुद्रा को राज्य के अधिकार से दूर रखा और आम जनता उसका प्रयोग कर पाई, जिस पर वो किसी तरह से रोक नहीं लगा पाया। खुरासान विजय योजना भी उसके महत्वाकांक्षा का ही एक परिणाम थी, जिसकी वजह से उसने फ्रांस आक्सियाना के सुल्तान की सहायता करने के लिए बिना सोचे समझे 3,75,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी कर दी तथा उन पर एक इतना धन व्यय कर दिया, साथ ही 1 वर्ष का अग्रिम वेतन देकर स्वयं राजकोष को रिक्त करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। इसी तरह से कराचल अभियान भी उसकी अदूरदर्शितापूर्ण नीति का ही परिणाम था। इसीलिए इतिहास में उसको पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उसका उद्देश्य अपने राज्य का विकास, राज्य में अच्छाई लाना था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमेशा चूक हो जाती थी और वो अपने उद्देश्यों से भटक जाता था।